मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंडिया न्यूज से सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले पर्यटन स्थल मांडू में एक बेहद अनौपचारिक और कैंडिड बातचीत में देश प्रदेश व्यक्तिगत और राजनीतिक विचार साझा किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर चलते हुए समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने का रोडमैप बताया। सुनते हैं प्रदेश के मुखिया को डॉक्टर मोहन यादव के ही अंदाज में। न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो शख्सियत मेरे साथ है वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के वो मुखिया है, तो वहीं विश्व पटल पर मध्य प्रदेश की वो तस्वीर जो पहुंचाई जानी चाहिए वो पहुंचाई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या आस्था का विषय हो। डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अभिनंदन आपका भी। मुझे ख्याल है अगर हम बात करें 2013 पहला चुनाव, तब मैं आपका कवरेज करने आया था। तब से लगातार मैं आपके साथ में कई इंटरव्यूज कर चुका हूं। लेकिन हम पीछे जाते हैं सिंहस्थ के दौर में। सिंहस्थ के वक्त में जब हमारे पास खाली वक्त होता था, आपकी हमारी बात होती थी, आप मुझे कहते थे कि विक्रम उत्सव होना चाहिए। वो परिकल्पना जो थी वो उस दौर में हुई थी। आज ये कहा जाए कि वो मूर्त रूप में दिखने में नजर आ रही है। सर, ये परिकल्पना को मूर्त रूप में लाना, और अब तो दिल्ली में 3 दिन नाट्य का मंचन भी होने जा रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि विक्रम संवत 2082 का प्रादुर्भाव विक्रम खास करके गुड़ी पड़वा के पर्व से हुआ। ऐसे में लाल किले के ऊपर विक्रमादित्य काल का वो 2000 साल पुराना गौरवशाली इतिहास पुनर्जीवंत होगा, जब एक ऐसे शासक जिसने अपने शासन की सुव्यवस्थाओं के बलबूते पर न केवल देशवासी बल्कि दुनिया भर में आज भी सुशासन की मिसालें सम्राट विक्रमादित्य से देते हैं। और ये सुखद संयोग है, विक्रमादित्य ने गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, सबकी सेवा कर सके, सबके जीवन के सुख की कामना उनने की थी। और ये भी सुखद संयोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भी गरीब वर्ग के लिए उसी प्रकार की चिंता की जा रही है। एक तरह से सुशासन का प्रतिमान पुनर्परिभाषित होता दिखाई दे रहा है। एक तरह से इतिहास पलटकर वापस उस दौर में पहुंच रहा है। लेकिन वो गौरवशाली पृष्ठ को जीने के लिए अतीत की बात, जब हम विरासत से विकास की बात करते हैं बेशक, तो निश्चित रूप से हमको इस तरफ चलना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने दुनिया के अंदर एक विशेष खास पहचान बनाई है, जिसने अपनी सारी उलझी सुलझी बड़ी पुरानी पुरानी समस्याओं का समाधान भी खोजा और पूरे देश का दिल भी जीता है। सभी वर्गों को लेकर के चलने का माननीय विक्रमादित्य का जो उस काल का अतीत था, हम आज यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ उस युग को जूते हुए देख रहे हैं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से अपने विरासत के उस पृष्ठ को पुनः जीवंत होने के लिए हमारे सब लोगों ने अलग अलग प्रकार से काम किया है। मैं उज्जैन से आता हूँ, विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन रहती आई है, इसलिए हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया था। विद्वानों की मौजूदगी में उस काल के सभी आर्कियोलॉजी के प्रमाण जुटाए गए, फेलोशिप दी गई और कई सारे काम किए गए जो विकास के प्रतिमानों के साथ विरासत पे भी कर देला। सर, एक वक्त हुआ करता था जब लोग बड़ा कंफ्यूजन में डाल देते कि साहब आस्था और साइंस, और उस दौर में आपने वो बात की थी कि दिस इज साइंटिफिक, ये साइंटिफिक है। ये बात सही है कि हमने जब साइंस की बात करते हैं तो ये आप मान के चलिए समय की गणना ये साइंस का ही प्रमाण है। इसको कोई किसी धर्म विशेष से या कोई छोटे भाव से नहीं देख सकते। साइंस की ही दृष्टि से पृथ्वी 23.26 अंश झुकी हुई है। साइंस की दृष्टि से हमारी जो पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य की तरफ है, और 365 दिन में जब सूर्य की परिक्रमा पूरी होती है तो वर्ष का प्रारंभ होता है। और ऐसे में हम सब जानते हैं कि हमारे किसी भी देवी देवता के जन्म और मृत्यु से यहाँ संवत का प्रवर्तन नहीं होता है, हमारे यहाँ सामर्थ्य से होता है। और विक्रम संवत जब प्रारंभ हुआ तो गरीब से गरीब आदमी पे किसी पे एक कर्जा 1 रुपया नहीं होना चाहिए। ये उस समय के सुशासन की मिसाल थी। तो आज भी वो समसामयिक है इस दृष्टि से। और खास करके जो मैंने कहा कि समय की गणना के वो प्रतिमान जो हमको अपने खगोलीय नक्षत्रों से भी जोड़ते हैं, इसलिए हमारा भारत का ज्ञान प्राचीन रूप से सदैव समीचीन है साइंस को लेकर के। इसीलिए आज अपन सूर्योदय सूर्यास्त की अगर बात करेंगे तो दुनिया के अंदर भारत एकमात्र स्थान ऐसा है जो अपने समय की शुद्धता की गणना हजारों साल से उज्जैन से करता है, अपने देश से करता है। और मुझे इस बात का संतोष है। इस बात को केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, एशिया के कई सारे देश हमारे पास का
पाकिस्तान, चीन, कई ऐसे देश जिससे हमारे कई मामलों में मतभेद है, लेकिन वहाँ के विद्वान भी मानते हैं कि समय गणना की बात अगर करेंगे तो भारत की तरफ जाना पड़ेगा और भारत से उज्जैन की तरफ आना पड़ेगा। इसलिए हमने रिसर्च की ऑब्जर्वेटरी बनाई है। IIT, IIM के सारे बच्चे रिसर्च कर रहे हैं और वो पुनः उस युग के बारे में आज के दृष्टिकोण से एक वैदिक घड़ी का भी हमने स्थापित किया है, जिसके आधार पर समय गणना के लिए हम अपने आज भारतीय मानक की दृष्टि से जो ग्रीनविच का समय है वो अपना महत्व रखता है, लेकिन जो हमारी काल गणना की पद्धति है जिसमें हम अपने लिए सभी नक्षत्रों की गणना बताते हैं, हमारे 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, उनकी गणना बताते हैं और हर एक की राशि के अर्थात 12 राशि पृथ्वी में 360 डिग्री पर 30-30 डिग्री पर बैठी हुई है। तो उस राशियों का राशि परिपथ है, उस परिपथ से चलते हुए समय की गणना के साथ बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, इसको भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गणना करने के बाद ही हमारी सबकी पत्रिकाएं बनती है, पंचांग बनते हैं। और इसीलिए समय की गणना की सबसे सूक्ष्म इकाई भारतीय वैदिक गणना में 34,000 अंक तक जाती है। 1 सेकंड का 34वां हजार हिस्सा गिनती करते हैं। यह जो वर्तमान आज के साइंटिस्ट शायद मुश्किल है कि इस तरह की, इस दृष्टि से वैदिक गणित में जो विद्वान समझते हैं उनको ये गिनती आती है। और यही कारण है कि हमारी उस प्राचीन पद्धति को पुनर्परिभाषित करते हुए पुनर्स्थापित करने का प्रयास चला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से गत वर्ष 2024 में फरवरी में हमने की थी। अब उसके एप देते हुए हम पुनः सबके सामने उसको फिर स्थापित करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर प्रेजेंट सिनेरियो में आते हैं, अब मैं जाता हूं विदेश की तरफ आप गए थे। विदेश में ये कहा जाए, मध्य प्रदेश की वो तस्वीर, जब पहले कहा जाता था कि मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है, लेकिन आज वो तस्वीर आपने प्रेजेंट करी है कि मध्य प्रदेश तरक्की कर चुका है और आपके लिए रास्ते खुले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ के संसाधनों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के साथ उद्योग धंधों के लिए खासकर आगे बढ़ने के लिए तो हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो की थी, जिसमें निवेश की दृष्टि से हमने देश में, प्रदेश में और विदेश में समान रूप से प्रयास किए। तो बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश से निवेशक जुड़ रहे हैं। और फिर GIS में तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और 30 लाख करोड़ का निवेश जो आया उसमें 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो किसी प्रदेश को और क्या चाहिए। अपने यहाँ के की सरकार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ के संसाधनों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के साथ उद्योग धंधों के लिए खासकर आगे बढ़ने के लिए तो हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो की थी, जिसमें निवेश की दृष्टि से हमने देश में, प्रदेश में और विदेश में समान रूप से प्रयास किए। तो बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश से निवेशक जुड़ रहे हैं। और फिर GIS में तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और 30 लाख करोड़ का निवेश जो आया उसमें 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो किसी प्रदेश को और क्या चाहिए। अपने यहाँ के सभी गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार सभी के रोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलना चाहिए। मध्य प्रदेश की बहनें तो आपको लाडला कहने लगी हैं, लेकिन ये कहा जाए जो पदोन्नति वाली बात सामने आई थी, एक लंबा अरसा तक लोग इंतजार कर रहे थे। आज ये कहा जाए कि 4 लाख लोगों को अगर मिलती है तो उनका परिवार, अगर 4 लोगों से भी हिसाब लगा लिया जाए तो 16 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ हमारे अधिकारी कर्मचारियों को अभी से 8-10 साल से जो प्रमोशन के लटके मामले थे उसका समाधान खोजने का प्रयास किया और बहुत जल्दी हम सबके प्रमोशन, बड़ा बड़ा लगता है कि जो जिसके लिए हकदार है वो बगैर प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं। और ऐसे में प्रभार दे करके भी अगर हम बात करते हैं तो नीचे का पद रिक्त नहीं होता। हर विभागों में एक जकड़ता या जड़ता आ गई थी। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने सब वर्गों को साथ लेते हुए इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाया और हम बहुत जल्दी इसकी सूचना देंगे और ये सुखद सूचना होगी जिसमें हर वर्ग को प्रमोशन बराबरी से मिलेगा। डॉक्टर साहब, गुजरात की तरफ चलते हैं। हमने एक श्वेत क्रांति देखी थी, उसी श्वेत क्रांति की शुरुआत आपने मध्य प्रदेश के अंदर घंटी बजा दी कि साहब अब ये श्वेत क्रांति मध्य प्रदेश में भी होगी। ये बात सही है कि हमारे यहाँ कृषि आधारित मध्य प्रदेश है। रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर लोग, किसान खेती करते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ किसानों के साथ दूध उत्पादन का भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यद्यपि अभी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश की गिनती देश के अंदर दूध के कंट्रीब्यूशन में अगर गिनती करेंगे तो 9% पे है और हम इसको 20% के टारगेट के साथ चल रहे हैं कि हमारे यहाँ
राज्य में दूध उत्पादन को 20% ले जाते हुए सभी किसानों की दूध उत्पादक क्षमता बढ़ाते हुए उनकी आय बढ़ना चाहिए। और जब आप विकेंद्रीकृत व्यवस्था गाँव के अंदर, आप किसी हर आदमी को तो उद्योग धंधे फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं, तो खेती से उसकी आय बढ़ जाए और दूध उत्पादन से आय बढ़ जाए तो उसकी जिंदगी आराम से चलेगी। खास करके फॉरेस्ट के क्षेत्र में तो खेती भी नहीं मिल पा रही, ऐसे में पशुपालन से ही उसकी आय का बड़ा एक साधन मिलता है। हमारी सरकार सभी वर्ग की बेहतरी के लिए काम कर रही है, इसलिए दूध की क्रांति की दिशा में हम आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी 13 तारीख को आएंगे और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किया जाएगा। दूध उत्पादन में जो दूध के दुधारू पशु हैं उनकी नस्ल सुधारना, दूध का ठीक से दाम दिलवाना और दूध के उत्पाद बेहतर से बेहतर बना करके ये पूरे समूचे मार्केट को नए तरह से परिभाषित करते हुए लोगों की आय बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, मुझे याद है जब आप शिक्षा मंत्री थे उस वक्त हमारी बात हुई थी नई शिक्षा नीति के बारे में। बड़ा कहीं कहा जाए कि कई जगह पे बड़ा संकोचाए हुए लोग भी थे। आपने कई लोगों को जवाब भी दिया था। लेकिन आज मेरे मध्य प्रदेश का, आपके मध्य प्रदेश का जो मुस्तकबिल हमें नजर आ रहा है कि आज का बच्चा स्टार्टअप के अंदर इंदौर एक कैपिटल हब बनता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि 2020 में जब तीसरी शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी की उस शिक्षा नीति को अपनाने का प्रयास किया। और यही कारण है कि उसके बलबूते पर मध्य प्रदेश वो अग्रगण्य राज्य बना जिसने अपने 55 ही जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोल करके नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में लोगों को, बच्चों को, युवाओं को आने के लिए कॉलेज में सब प्रकार के कोर्स के साथ उनको मौका दिया है। हमने रोजगार पर शिक्षा की बात भी करी, हमारे फाउंडेशन में जो अतीत के गौरवशाली पृष्ठ उसको भी जोड़ने का प्रयास किया और धीरे धीरे करके जो संकायों की सीमा तोड़ करके, जैसे 1 साल में 2 बार परीक्षा करना, पढ़ाई मतलब केवल कागज की डिग्री लेकर आना ऐसा नहीं, तो उसकी उपयोगिता होना, उम्र का बंधन तोड़ा। अब दादा, पिता और पोता एक साथ पढ़ सकते हैं, डबल डिग्री पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजों को करने के पीछे मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई प्रकार से लाने का प्रयास है। और मुझे इस बात का संतोष है कि जब मैं शिक्षा मंत्री तब हमने शुरुआत की थी, अब तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री हूँ, तो उस नाते से हम और तेजी गति से आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक विजन की बात करते हैं, आस्था होता है और आज का नया मॉडर्न जमाना है। एक डिसीजन आपने लिया कि साहब मेरे धार्मिक जो शहर हैं वहां शराबबंदी रखूंगा, वहां शराब का सेवन नहीं होने दूंगा। ये विजन क्यों आया और इसका जिस तरीके से रिस्पांस मिला, जैसा लोगों से हमने बात की तो लोग इस चीज से बड़े खुश नजर आए। देखिए, धार्मिक शहर में मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ही बंद कर दी। धार्मिक आज शहरों के लिए उसकी लिमिटेशंस थी, तो लिमिटेशंस में अलग अलग प्रकार से, जैसे उदाहरण के लिए नगर निगम में थी तो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर में शराबबंदी थी, बाकी नहीं थी। तो हमने कहा एक एक युक्ति युक्तकरण करना पड़ेगा, या तो नगर निगम की सीमा लो या आप इसके और कोई दूसरा परिकलन पड़ेगा। इसी प्रकार से नर्मदा के पूरे उद्गम से लेकर समापन तक का एरिया लिया, लेकिन हमने कहा जो धार्मिक नगर है, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, ये मंडला, ऐसे स्थानों को आइडेंटिफाई करके उनकी नगरीय सीमाओं से बाहर करने की जरूरत है। मुझे इस बात का संतोष है, बड़े पैमाने पे लोगों ने इसको अच्छा माना युक्ति युक्तकरण करते हुए, और हमने सभी धार्मिक शहरों से 19 शहरों से शराबबंदी करके इस दिशा में कदम बढ़ाया कि आगे जा करके हमको इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि धार्मिक शहरों की एक पवित्रता होती है और उसको कायम रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं हालांकि बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल होते हैं, वो पूछने की इच्छा भी होती है क्योंकि अंदर से आ जाता है कि वो सवाल पूछ ही लिया जाए, तो एक पूछ लेता हूँ उसके बाद में मैं एक नॉर्मल सवाल, जो हमारा मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि मध्य प्रदेश की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर कहाँ तक पहुंचेगी। ममता जी का, अब कहते हैं साहब, आप मुझे मेरे ख्याल में 12-15 साल से जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा डॉक्टर मोहन यादव ने मुझे अतिआप शेख होने की वजह से कभी कोई दिक्कत हुई। ममता बनर्जी कह रही है कि साहब वो तो वक्फ का जो बिल है वो उसको लागू नहीं करने दिया जाएगा। ये क्यों हो रहा है और अपने ही देश में हो रहा है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस हो, ममता जी की पार्टी हो, ये सारे लोग ने हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से गलत वातावरण खड़ा किया। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप बताइए 15वें साल में सरकार उनकी जा रही है, अब 10 साल पूरे सफलता के साथ हो गए। हमने हिंदू मुस्लिम मिलकर के वो सारी समस्या का समाधान खोजा, और ये वक्फ तो इतना ऐसा कानून है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग ही उसका नेतृत्व करेंगे, और खास करके गरीब वर्ग जो उससे वंचित था। तथाकथित लोगों ने वक्फ के नाम पर जो दादागिरी की थी जी। और एक जुडिशली का जो अपमान होता था कि कोई वारंट से, कोई नीतियों से अगर कोई प्रभावित नहीं होता है
तो उसको कोर्ट से चैलेंज करना चाहिए। अब ये केवल इतनी सी बात को जोड़ने के लिए इतना तौबे तौबा कितनी प्रकार के हालत कर दी है। और आज आप देखिए पूरे देश के अंदर कहीं चू नहीं हुआ, एनआरसी में भी हुआ था हल्ला। केवल वही बंगाल में क्यों हुआ? क्योंकि आप जान करते वो वर्ग संघर्ष कराना चाहते हो, इसलिए वो ममता जी अपना अगले साल का चुनाव देख रही है। मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति बंद करना चाहिए। हमने सबने मिलकर के राम मंदिर जैसे बड़े मसले का भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू मुस्लिम सबने आनंद मनाया। बल्कि वो जो व्यक्ति जिनने 70 साल मुकदमा लड़ा, उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट फैसला कर देगी तो मैं मानूंगा, वो स्वयं उस लोकार्पण में मौजूद थे। तो इससे अच्छी क्या बात है? तो ये मिसाल हमको बनाना चाहिए। हम दुनिया के अंदर भारत की ये पहचान है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग बहुत आनंद से रहते हैं। मैं कामना करता हूँ हमारे विरोधियों को समझ में आएगी। क्रिटिसिज्म तो बहुत होता है सर, हर जगह क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन हम पॉजिटिव पार्ट्स के ऊपर चलते हैं। आप जिस तस्वीर मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, अब हम जाते हैं सिंहस्थ की तरफ। पिछला सिंहस्थ आप और हम मेरे ख्याल में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मिलते थे। आने वाला जो सिंहस्थ है, हमने कुंभ अभी देखा, वो तस्वीर कैसी होने वाली है, क्योंकि वो भव्य तस्वीर देखना चाह रहे हैं। देखिए सिंहस्थ ये देश के कुल 4 ऐसे मेले जो विश्व के मेले, उसमें से उज्जैन भी एक आता है। और उज्जैन का तो कई कारण से उसका और महत्व है। विक्रमादित्य की नगरी, राजा भोज की नगरी, अशोक की नगरी, कई अतीत के काल में राजा सूरसेन यादव की नगरी। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए और दायित्व बढ़ जाता कि जब प्रयाग का कुंभ बहुत अच्छे से हुआ, तो वहाँ कुंभ कहते हैं, यहाँ बृहस्पति सिंह में प्रवेश करते, इसलिए सिंहस्थ कहते हैं। इस बार का सिंहस्थ तो हमारे लिए कई कारणों से बहुत अद्भुत रहने वाला है। और ये मान के चलेंगे कि देश दुनिया में धार्मिक पर्यटन का भी बहुत बड़ा केंद्र उज्जैन बनेगा। डॉक्टर साहब, मेरे 2 आखिरी सवाल रहेंगे। एक तो हमने बात कर ली शासन की, आपने ज़ीरो टॉलरेंस का भी ज़िक्र किया। मैंने आपको तलवारबाज़ी करते हुए देखा, मैंने आपको लठ चलाते हुए देखा। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जाए कि क्राइम को क्रैक करने के लिए, उसके लिए आपने बड़े सख्त निर्देश दिए हुए। वो निर्देश क्या हैं, ताकि मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर क्राइम का सफाया होते हुए देख सकें हम? देखिए हमारी सरकार के रहते मध्य प्रदेश के अंदर अपराधियों के लिए बाहर रहने की जगह नहीं, अपराध करने वाले की जगह जेल है। और सामान्य व्यक्ति को सुख से रहने की पूरी अनुकूलता समाज में है। मैं इसी दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश में चाहता हूँ। और इस मामले में अधिकारी वर्ग से गलती होती तो मैं उसको माफ नहीं करता हूँ, और अपराधियों को भी मैं छूट नहीं देता हूँ। मेरा प्रयास है कि हम सब सुशासन के साथ समाज के उस ताने बाने की तरफ बढ़े जिसकी अम्ब्रेला में हमारी प्रदेश की खूबसूरती छिपी हुई। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है ये मेरा, और इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आपने मुझे कई विक्रम बेताल के बड़े किस्से सुनाए। उन किस्सों में से एक छोटा-सा किस्सा मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में सुनाइए, जिससे कि ये समझ में आ सके कि भाई शासन क्या हो रहा है और जनता किस तरफ जा रही है। देखिए विक्रमादित्य काल की बात करेंगे तो विक्रमादित्य के काल में कई सारी बातें बहुत अच्छी प्रकार की। जी। उसमें उनके द्वारा नवरत्नों की जो स्थापना करने का जो भाव था, उसमें अलग अलग विद्वानों को जुटा करके उनने अपने यहाँ उज्जैन में स्थान दिया, जिसमें महाकवि कालिदास, घटकर पर, यहाँ तक कि बेताल बेताल के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि बेताल को लोगों ने गलत फहमी में भूत मान लिया। भूत नहीं, बहुत विद्वान व्यक्ति जी। और इसलिए बेताल का हमारे यहाँ तो उज्जैन में मंदिर है। तो वो बेताल ने अपने ज्ञान से, बुद्धि से विक्रमादित्य की, बाद में जब विक्रमादित्य, क्योंकि उनके पिताजी का शासन था और शकों ने उनको हरा करके कब्जा कर लिया था, तो बेताल दरबार से छोड़ के जंगल में चले गए थे। फिर एक षड्यंत्र के अंतर्गत बेताल और विक्रमादित्य दोनों की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश बेताल की मदद से विक्रमादित्य के द्वारा किया गया जी। था। तो विक्रमादित्य और बेताल दोस्त बने, आपस में बहुत अच्छे संबंध रहे। और फिर जीवन भर बेताल ने विक्रमादित्य के साथ जुड़ करके सुशासन की कई कीर्तिमान बनाए। ऐसे कई इतिहास के रहस्य हैं जिसमें जनता की सेवा के लिए एक व्यक्ति अपनी जान को हजारों बार दांव पे लगाता, वो विक्रमादित्य। और असली में वस्तुतः विक्रमादित्य का नाम असली विक्रमादित्य नहीं है, विक्रमादित्य का नाम है सहसांक। विक्रम उनको उपाधि मिली है विक्रमादित्य की, अर्थात जो उल्टे विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे, उसका नाम विक्रम है। जी। तो इस नाते से विक्रमादित्य के उस काल को जी करके हम अपने गौरवशाली अतीत को पुनः स्मरण करें, ये भाव के आधार पर हम विक्रमादित्य पे काम कर रहे हैं। मेरे दर्शकों में जितने जेंजी वाले होंगे वो शायद डॉक्टर यादव को सुनकर अब समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में विक्रम और बेताल थे क्या। सर, बहुत लालची हो जाता हूँ जब भी आपसे इंटरव्यू करता हूँ, तो एक मैंने कई बार आपको गुनगुनाते सुना, एक बहुत अच्छे से नोट के ऊपर मैं चाहूंगा 2 लाइन मेरे दर्शकों के लिए थोड़ा सा मैं आपसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं मोहन भाई को उसी दौर से जानता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन मेरे लिए
2 लाइन मेरा जिद। मेरा निवेदन इतना ही है, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे, और हम भगवान राम को मुस्कुराते देख रहे हैं, बेशक। तो गोविंदा आला रे आला, आने वाले समय में आनंद के साथ हम फिर भगवान कृष्ण को भी मुस्कुराते देखें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मोहन यादव, जिनका हमने एक बहुत ही कैंडिड अंदाज देखा, और ये कैंडिड अंदाज इसलिए देखा क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव असल जिंदगी में इसी तरह से काम करते